हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मेनली हम मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इस पर आज डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मैथ्स के सब्जेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के द्वारा हम एक्चुअली क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन सीखते हैं। फैक्टराइजेशन के साथ साथ हम इनके क्वाड्रेटिक नंबर्स भी सीखते हैं। जैसे अभी आप लीनियर इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सभी इक्वेशंस जो होते हैं इनको मेनली क्या होता है कि हम इनके बारे में कुछ डिटेल्स करना चाहते हैं, वैल्यू पुट करना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग इनके रूट्स वैल्यू चेक करना चाहते हैं, और उन रूट्स वैल्यूज़ के साथ साथ हम ये कोशिश करते हैं कि इनको हम इजी गोइंग कैसे सिंप्लीफाई करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द अदर पार्ट इज वर्ड प्रॉब्लम ऑन बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के टॉपिक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 लेंगे तो उसमें स्पेशली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे। क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशंस के बाद कैसे हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस पर हमें डिस्कशन करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड फिंगर्स जहाँ है ax square plus bx plus c is equal to 0, that is the standard form of quadratic equation। या फिर हम इसको नेक्स्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मीन्स ए से सभी पार्ट्स को डिवाइड कर दिए, तो ए से कैंसिल हो जाने के नाते एक्स स्क्वायर प्लस बी में ए से डिवाइड करते हैं तो बी अपॉन ए इंटू एक्स हो जाएगा प्लस सी अपॉन ए। कहने का मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में फिर आता होगा ये ए बी सी क्यों बार बार यूज करते हैं। तो ए बी एंड सी बोथ आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या होगी, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अनदर सी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ऐसे कंडीशंस में हम एग्जैक्टली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, और उन स्टैंडर्ड फॉर्म को रूप में लिखने के लिए दो पार्ट्स इसमें राइज होते हैं। फर्स्ट, फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लास्ट वीडियोस में आपने देखा था लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस, दोनों पर हम लोग बहुत डिटेल बात किए थे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए ट्रिपल टर्म फैक्टराइजेशन के माध्यम से हम उसको फैक्टर कर देते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, पहले हम लोग रीडिंग कर चुके हैं, इस नाते आज का टॉपिक हम उस पर हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मेन टास्क है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का श्रीधराचार्य विधि है। श्रीधराचार्य विधि के माध्यम से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोई टिपिकल क्वेश्चंस हैं, रूट टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं, तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो श्रीधराचार्य जो एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने आपको एक फॉर्मूला दिया कि x की वैल्यू, x क्योंकि यहाँ पर क्या है क्वाड्रेटिक है, मींस डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 2। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 2, इट मींस कि x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, तभी तो उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा। इसके अकॉर्डिंग श्रीधराचार्य जी ने कहा कि इसकी वैल्यूज सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उनके पदों को यहाँ पर हम पुट करने की कोशिश करते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होल अपॉन 2a। अंडर रूट डी का मतलब क्या हुआ, कैपिटल डी दिया गया, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हिंदी में विव्यक्त कर बोलते हैं। विव्यक्त कर मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से हम यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपके डायरेक्टली फंडामेंटल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस बी आप देख ही रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट है, प्लस माइनस इस नाते यूज करते हैं कि प्लस साइन इंडिकेट द फर्स्ट रूट ऑफ एक्स एंड माइनस साइन इज द सेकेंड रूट ऑफ एक्स। तो
तो कहने का मतलब जो x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसके कारण उसका नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा, तो यहाँ प्लस माइनस हम यूज कर लेते हैं। 2a आप जान ही रहे हैं, 2 इंटू ए है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी आपने देखा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं, उन्हीं कांस्टेंट्स का यूज एक फार्मूले के रूप में श्रीधराचार्य जी ने किया है। और इस तरह से ये फार्मूला इन्होंने डिफाइन किया कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेम कंडीशंस में अब बात इस चीज की आ जाती है, d हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, तो कोई भी चीज तीन अवस्थाओं से बिलोंग करती है, यस, नो और नॉट क्लियर। तो यस का मतलब अगर वो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का आपस में रिलेशंस क्या है। सपोज कीजिए कि इफ d इज इक्वल टू 0 हो तो हमें क्या रूट्स का नेचर क्या मिलेगा, टू इक्वल रूट्स आर रिपीटेड रूट्स आर कॉन्सिडेंट रूट्स। कहने का मतलब कि अगर d की वैल्यू 0 कर दी जाए या 0 पर सेटिस्फाइड होता है तो ऐसे कंडीशंस में इक्वल रूट्स हमें मिलेंगे। कहने का मतलब x के दोनों वैल्यूज समान होंगे, या फिर रिपीटेड का भी मीन्स वही है, या अदर वर्ड में कॉन्सिडेंट कहते हैं, तब भी हमारा एक ही बात निकल के सामने आती है कि यहाँ x की दोनों वैल्यू रिपीटेड मिलेंगी, सेम वैल्यूज मिलेंगी। सेम कंडीशंस में इफ d इज ग्रेटर देन 0, मान लो कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, तो ऐसी कंडीशंस में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कहने का मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स इससे प्राप्त होंगे। और दो अलग अलग रियल रूट्स का मतलब x का सीधा सा मीन्स है दो वैल्यू आएगी, और जो दो वैल्यूज आएगी वो अलग अलग रहेगी। जैसे सपोज कीजिए x की वैल्यू एक 1 है तो दूसरी वैल्यू 2, 3, 4 समथिंग कुछ हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी, रिपीटेड नहीं होगी। और वहाँ रिपीटिशन का मीन्स क्या है, इन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ साइन। कहने का मतलब कि अगर एक +1 वैल्यू है तो दूसरी +1 हो जाती है, सेम रिपीट कर जाते हैं, सेम वैल्यूज होती है, तो उसे हम रिपीटेड वैल्यू बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से इफ d इज ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब कि दोनों रूट्स, दोनों वैल्यूज x के जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। सेम कंडीशंस में इफ d इज लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स होगा। इमेजिनरी रूट्स का मतलब कि x की जो वैल्यू आएगी वो रूट में आएगी या इर्रेशनल नंबर्स होगी। तो इर्रेशनल नंबर्स की पॉसिबिलिटीज थर्ड कंडीशंस में होती है कि इफ d इज लेस देन 0। अब इसी पर एक एग्जांपल हम लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में कोई विशेष चीजें नहीं है। मेनली इसमें क्या होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करना, या फिर स्क्वायर रूट वैल्यूज से सॉल्व करना। तो स्क्वायर रूट बना करके स्क्वायर वैल्यूज को सजेस्ट करके ये इस बार सीबीएसई बोर्ड के कोर्स से हटा दिया गया है। इस नाते आपको उधर जाने की अभी जरूरत नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि इसके बाद वाले वीडियोस में उसको भी एक्सप्लेन कर दें, लेकिन एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखते हुए आपको इन्हीं दो चीज़ों पर ध्यान देना है, फैक्टराइजेशन मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, और फिर इस पर वर्ड प्रॉब्लम है। क्योंकि मेनली आज की डेट में जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन हमारा इसी पर बेस करता हुआ फर्स्ट इज एग्जामिनेशन एंड अदर इज कंपटीशन या शेयरिंग ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर बात इसकी कर रहे हैं कि जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो पहला एग्जाम्पल हमने सजेस्ट किया कि फॉर एग्जाम्पल √3x² + 10x + 7√3 = 0। ये हमारा एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशंस को सपोज हमें सॉल्व करना है, फाइंड द रूट वैल्यूज ऑफ दीज, या नेचर ऑफ रूट को चेक करना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम इसका कंपैरिजन कहाँ से करते हैं, जो यहाँ फिंगर हमारी लेफ्ट हैंड की है उस फिंगर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि ax² की तुलना किससे करेंगे, √3 × x²। तो मीन्स कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। सेम कंडीशंस में bx का मतलब क्या हो गया, x से टैली कर रहा है और bx की वैल्यू 10x के इक्वल हो रही है तुलना करने पर, तो b की वैल्यू हमारी 10 हो गई। सेम कंडीशंस में +c है, अब +c की जगह क्या है, +7√3। तो इसका मतलब क्या हुआ, c की वैल्यू 7√3 हो गई।
और ऐसी कंडीशंस में ax² प्लस bx प्लस c को फंडामेंटल इक्वेशन मानते हुए उससे कंपैरिजन करने पर जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे a b एंड c, इनकी वैल्यू क्लियर हो गई। अब इनकी वैल्यू क्लियर होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट पहले स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो d की वैल्यू अगर हम 0 करते हैं तो मीन्स की d² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या शो करते हैं कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद कंपेरिजन करेंगे कि d की वैल्यू 0 होगी या d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से b की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर मीन्स 100 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू √3 है और c की वैल्यू 7√3 है। तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करने पर 4 7 जा 28 और 28 में √3 इंटू √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। तो 28 इंटू 3 जो वैल्यू 84 दे देगा। तो 100 में से 84 माइनस कर देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ गई। अब 16 का बाय नेचर आपको देखने से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर आप शो कर सकते हो d इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि d की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन हमारी कहती है d इज ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बी ऑब्टेन्ड हियर। तो अब दो तरह के रियल रूट्स हमें मिलेंगे, किसके द्वारा, जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक ही लाइन में हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास सही है। तो यहाँ से सीधे हम रिकॉल कर लिए श्रीधराचार्य विधि को, और श्रीधराचार्य विधि को रिकॉल किए तो x की वैल्यू क्या आ गई -10 मीन्स की b के प्लेस पर हो गया, प्लस माइनस √d। √d का मतलब d की वैल्यू आपकी 16 आई है जो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ 16 रख दिए अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू √3 है। ऐसी कंडीशंस में -10 प्लस माइनस √16 की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। तो ऐसी कंडीशंस में -10 प्लस माइनस 4 अपॉन 2√3। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड फिंगर जो हमारी है दो वैल्यूज एक साथ दी जा रही, तो दैट इज द फर्स्ट रूट एंड सेकेंड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो फर्स्ट रूट हमारा क्या आता है -6 में +4 करते हैं तो -6 + 4 -6 बचेगा, 2√3 से डिवाइड किया गया तो पहला रूट हमारा क्या हो गया -6 अपॉन 2√3 और दूसरा रूट -10 के साथ -4 ऐड करेंगे तो 10 + 4 14 हो जाता है। तो माइनस के साथ -14 अपॉन 2√3 होगा। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 मीन्स की -3 अपॉन √3 हो गया। और सेम कंडीशंस में दूसरा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 तो -7 अपॉन √3 हो गया। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो ऊपर समीकरण दिया गया, जो द्विघात समीकरण दिया गया जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, उसका सलूशन आ गया। पहला रूट इसका क्या हो गया x1 इज इक्वल टू -3 अपॉन √3 और x2 इज इक्वल टू -7 अपॉन √3। अब किसी बच्चे के स्वभाव में हो कि नहीं हम √3 को भी सॉल्व करना चाहेंगे तो भाई ठीक है √3 से रेशनलाइज कर दीजिए अप एंड डाउन पोजीशन। तो यहाँ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करने से 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो एक अगला स्टेप हम इसको क्या लिख सकते हैं -√3 अपॉन 3 ये वैल्यू आ सकती है क्योंकि यहां से एक्चुअली क्या होगा √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब -3 के साथ √3 गया तो -3√3 हुआ। नीचे की वैल्यू आपकी क्या हो गई 3 आ गई। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -√3। तो पहला ही वैल्यू -√3 आ गया क्योंकि -√3 में 1 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरे वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पर -7√3 होल अपॉन 3 हो जाएगा जो कि कोई बहुत ज्यादा फायदे की चीज नहीं दिख रही है।
तो कहने का मतलब लास्ट स्टेज तक सिंप्लीफाई करते हैं, और इसमें मेनली जो रूट इक्वेशंस होते हैं जिसकी वैल्यू रूट में होती है वो वैल्यू थोड़ा सा बच्चे टिपिकल एहसास करते हैं। इस नाते यहाँ पर प्रमुख रूप से ऐसे क्वेश्चंस को वरीयता दी जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको कंपेरिजन कर लें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, फिर डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, डिस्क्रिमिनेंट आ जाए, और डिस्क्रिमिनेंट आ जाने के बाद उसका कंपेरिजन कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन किसको फॉलो कर रही है, डी इज इक्वल टू 0, आर डी इज ग्रेटर देन 0, आर डी इज लेस देन 0, और तीनों कंडीशंस को हम यहाँ पर रूट वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा इक्वेशन किस तरफ मूव कर रहा है। जिस तरफ मूव कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका सोल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमने आज देखा फर्स्ट स्टेज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम इनको बड़ी इजी गोइंग सिंप्लीफाई कर लिए, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको वर्ड प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम में और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि हमारे कांटेक्ट नंबर पर पूछने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, और जो मैक्सिमम सोल्यूशन होगा उसका हम सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ हम आप लोगों की भी वेलनेस की बात करेंगे कि आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कीजिए, और आपकी विलिंग क्या है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जिसके बाद फिर और अच्छे अच्छे वीडियोस हम कंटिन्यू डालते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।